नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं जो 2000 आपका 25 में एजीटीए की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मेरा प्रयास था कि आपको पूरा 100% का ही प्रैक्टिस सेट आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन टाइम का अभाव होने के कारण आपको इसमें हम टॉप 50 प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके भविष्य के प्रति और आपके चयन के प्रति इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यही है कि इसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन रखे हुए हैं एग्रीकल्चर के, और ये पर्सन ऐसे हैं कि एग्रीकल्चर का एग्जाम, जहां जहां एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है वहां बार बार इन क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, ये हमारा सुपर स्टडी मिक्स यूट्यूब चैनल है और अब चल रहे हैं अपना जो टॉपिक है एजीटीए प्रैक्टिस सेट 1 है। ये मेरा प्रयास इसमें यही था कि 100 क्वेश्चनों को डाला जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगले जो 50 क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्रश्न हमारा जो पहला यही है, प्रश्न पहला है, इक्रिसेट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए 1 2 3 4, इनको आप एबीसी के रूप में मान के चलिए। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी भारत। तो साथियों, आपसे निवेदन है मेरा कि आप एक रफ और एक पेन लेकर बैठे और इस वीडियो के अंत में मुझे ईमानदारी से बताइए कि कमेंट बॉक्स में जाकर कि हमारा इन 50 क्वेश्चनों में से इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो उसका आपका एक एनालिसिस हो जाएगा कि आप इनका मतलब एक्यूरेसी कितनी है। तो मेरे साथ में आप भी क्वेश्चनों को, इनका जो आंसर है वो करते रहिए, फिर लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो प्रश्न यही है कि इक्रिसेट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी भारत। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भारत में स्थित है। और भारत में भी आपका हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है साथियों, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एराइड ट्रॉपिक्स के नाम से इसको जाना जाता है और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न नंबर 2 है, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि रफ काफी और पेन अपने साथ में रखिए, मेरे साथ साथ में आप भी करते रहिए ईमानदारी से। जब मैं आंसर बोलूं आपको, अगर आपको ने सही लगा है तो सही और गलत लगा है तो गलत, ये आपकी ईमानदारी आप पर निर्भर करती है। अंत में मुझे बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है। तो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मखदूम, ऑप्शन बी हिंसार, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भोपाल। तो साथियों, जो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान जो स्थित है, ये आपका मखदूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। मैंने क्वेश्चनों का सिलेक्शन, उन्हीं क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? रेड रोट जो रोग है उसका क्या कारण है, किस कारण से वो गन्ने की फसल में
लगता है। तो ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका मतलब डी सस्यदेही की असंतुलन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फफूंदी। और ये जो फफूंदी का जो नाम है कैलोट्रोट्राइकम फाल्केटम फफूंदी है, जिसके कारण गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, कोलोटोट्राइकम फल्केटम, कुछ नाम ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना होगा और वीडियो का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूं अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन सही से बैठ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 ये है आपका, नींबू के फलों में कठोरपन का कारण क्या है? तो नींबू के जो फलों में जो कठोरपन हो जाता है उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए सल्फर की कमी, ऑप्शन बी मैग्नीशियम की कमी, ऑप्शन डी बोरोन की कमी, ऑप्शन सी बोरोन की कमी, ऑप्शन डी तांबे की कमी। तो साथियों नींबू के फलों में कठोरपन का कारण है बोरोन की कमी के कारण नींबू में कठोरपन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, अर्गट, जिसको अर्गोट के नाम से जाना जाता है, ये किसका एक प्रमुख रोग है? मतलब किसका मतलब किस फसल का प्रमुख रोग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो अर्गट है ये किस फसल का प्रमुख रोग है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मक्का। तो साथियों जो अर्गट रोग है वो बाजरे का एक प्रमुख रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न पढ़ने के बाद में वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसका आंसर आप लगाया कीजिए, और नहीं समझ में आए तो फिर हमारा समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर आपको हमें बताना है कि लास्ट में कि आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है साथियों, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो ऑप्शन ए लिविंग, ऑप्शन बी एंटोन डी बेरी, ऑप्शन सी अगस्ते, ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी बर्ज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोन डी बेरी को पादप रोग विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर 7, उत्तरीवर्तन मतलब म्यूटेशन का शब्द किसने दिया था? जो म्यूटेशन है ये शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन ए इसमें मॉर्गन, ऑप्शन बी ह्यूगो डी विरिज, ऑप्शन सी गुस्टाफसन, ऑप्शन 4 रापोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरीवर्तन का जो शब्द किसने दिया था म्यूटेशन का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डी विरिज को उत्तरीवर्तन का शब्द दिया था इन्होंने। उत्परिवर्तन का जो शब्द दिया था ह्यूगो डी विरिज ने दिया था। हो सकता साथियों कि किसी शब्द को मैं का उच्चारण सही से ना कर पाऊं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 8, मक्का के या मक्का का जो नर होता है, मक्का का नर पुष्करम क्या कहलाता है? तो मक्का का जो नर का जो पुष्करम क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए गुल्ली, ऑप्शन बी बुल्लर, ऑप्शन सी पुष्पगुच्छ, ऑप्शन डी बाली।
तो साथियों इसमें जो आपका मक्का का जो नर पुष्कर्म जो कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। वलर कहलाता है, टेजल जिसको कहा जाता है, मक्का का जो नरपुष्प कहला जाता है वलर, और इंग्लिश में बोलते हैं टेजल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन ए अंत्यभित्ति, ऑप्शन बी फलीभित्ति, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, ऑप्शन डी मध्यभित्ति। तो साथियों आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आम में मध्यभित्ति जो भाग होता है वो भाग खाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है, C4 पौधा कौन सा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 में यही पूछा गया है कि C4 पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी अरहर। तो साथियों C4 पौधा है आपका ऑप्शन बी मक्का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध है? यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध है? ऑप्शन ए अमोनिकल, ऑप्शन बी अमाइड, ऑप्शन सी नाइट्राइट, ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो इसमें जो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, यूरिया में नाइट्रोजन का जो रूप होता है एमाइड होता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है साथियों, किस फसल में नील हरित शैवाल काम करती है? तो प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है, किस फसल में नील हरित शैवाल काम करती है? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी धान। तो नील हरित शैवाल जो किस फसल में काम करती है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान में नील हरित शैवाल काम करती है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 13, अमोनियम सल्फेट में गंधक कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट में गंधक कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 32%। तो साथियों इसमें अमोनियम सल्फेट में जो गंधक की जो प्रतिशत है, ऑप्शन बी 24% हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमोनियम सल्फेट में गंधक की जो प्रतिशत है 24% होती है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 14 है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब ऑप्शन ए स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन बी स्थूल घनत्व घट जाता है, ऑप्शन सी स्थूल घनत्व बढ़ता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 14 का जो सही राइट आंसर हो जाएगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थूल घनत्व घट जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ जब डाला जाता है तब स्थूल घनत्व क्या होता है, वो घटता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है, तोराई मृदा में किसकी कमी होती है? कहने का मतलब यह है जो तराई है, जो मृदा है, तराई जो क्षेत्र है, तराई मृदा में किसकी कमी होती है? तो तराई मृदा में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, जिंक की। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, तराई मृदा में किसकी कमी होती है, आपका
जिंक की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक की कमी के कारण तराई मृदा में तराई मृदा में जिंक की कमी होती है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है? फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 भी। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मृदा, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी सिंचाई का प्रबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें जो आपका फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन कौन से इनमें से, तो आप लगा लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, फसल के चक्र के लिए प्रभावी कारक आपकी मृदा भी है, जलवायु भी है और सिंचाई का प्रबंध भी है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है? भारत में मानसून का द्वार कहां से है? जो भारत में मानसून जो आता है, या मानसून का जो द्वार है वो कौन कहलाता है या कहां से आता है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बंगाली खाड़ी, ऑप्शन डी अरब सागर। तो साथियों भारत में जो मानसून का जो द्वार कहां से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केरल को भारत में मानसून का द्वार कहा जाता है क्योंकि वहीं से स्टार्ट होती है मानसून। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप माइंड में बैठा लेना। ऐसे क्वेश्चन की प्रबल दावेदारी होती है आने की और प्रबल संभावना भी होती है। प्रश्न नंबर 18 में है बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1970। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बीज अधिनियम 1966 में पारित किया गया था। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये 29 दिसंबर 1966 में पारित किया गया था। और इसको आपका 2 अक्टूबर 1969 में लागू किया गया था। लागू में पारित में अंतर है सर। तो इसका जो पारित हुआ था 1966 में, 29 दिसंबर 1966 में, और लागू कब किया गया था इसको, बीज अधिनियम को 2 अक्टूबर 1969 में। जो एग्जामिनर होता है ऐसे ही फैक्टर पूछता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और वो क्वेश्चन गलत कर दे। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा है? टेस्ट भार में कितने बीजों का भार होता है? जो एक मानक है किसी भी बीज का टेस्ट करने के लिए, टेस्ट भार में कितने बीजों का भार होता है। मान लिया कोई भी किसी भी फसल का अगर हम टेस्ट भार करेंगे तो उसमें कितने बीज हमें लेने चाहिए, एक जो मानक होता है उसको पूरा करने के लिए। ऑप्शन ए है इसमें 100 बीजों का, ऑप्शन बी है 1000 बीजों का, ऑप्शन सी 10,000 बीजों का, ऑप्शन डी 10 बीजों का। तो टेस्ट भार में कितने बीजों का भार होता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1000 बीजों का भार लेना होता है टेस्ट भार के लिए। और इसमें भी 2-3 फसलों का ज्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेता है कि गेहूं का टेस्ट भार कितना है, तो गेहूं का जो टेस्ट भार है आपका 40 ग्राम है सर। और आपका एक क्वेश्चन पूछ लेता है धान का, तो धान का जो टेस्ट भार है आपका ये 25 ग्राम है। और एक पूछ लेता है फैलिस माइनर, जो गेहूं का मामा कहलाता है, उसका भी टेस्ट भार पूछ लेता है और ये अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। उसका 2 ग्राम होता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा है? शून्य भू परिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो कहने का मतलब यह है जो शून्य भू परिष्करण है, जीरो टेलेज, उसका प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर GS साल, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर ग्यूलोट,
ऑप्शन डी हो जाएगा मिस्टर मॉर्गन, ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर जेथरो टूल। तो शून्य भूपरिष्करण जो शब्द दिया था साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जेथरो टूल को कहा जाता है शून्य भूपरिष्करण। जो शब्द दिया था वो इन्होंने दिया था, डॉक्टर जेथरो टूल ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, फलों को गिरने से रोकने के लिए किस हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं? जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फ्रूट वगैरह वाली जो हमारी फसलें होती हैं, उनमें जो फल जो गिरते हैं उनको रोकने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव करते हैं? तो ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल। तो साथियों इसमें जो फलों को गिरने से बचाने के लिए जो यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेप्थलीन एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है फलों को गिरने से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत में टपक सिंचाई का आगमन कहां से हुआ था? तो भारत में टपक सिंचाई का आगमन कहां से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी चीन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में जो टपक सिंचाई का जो आगमन हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आप भली बात जानते होंगे कि जो टपक सिंचाई की जो शुरुआत की गई थी ये इजराइल देश से की गई थी, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन में दिया नहीं था। तो टपक सिंचाई का जो आगमन हुआ था इजराइल देश से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? देखो साथियों आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत काफी तेज हो रहे हैं, वो इसी तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं कि हो सकता है कि आप इसका आंसर जानते होंगे अगर स्टूडेंट हो तो, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी जई, ऑप्शन डी धान। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन के लिए आप अपना माइंड भी यूज किया करो। देखो कहीं ना कहीं ऊंट फसल की बात हो रही है, तो ऊंट हमारा कहीं ना कहीं कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान की बात करें तो जई नहीं हो सकती वहां पे, धान नहीं हो सकता। तो अब बात हमारे कहाँ दो फसल बची, जौ और ज्वार। तो जौ ज्वार में से आपका लगाइए, तो ये आपका 50-50 वाला सिस्टम बनना है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो इस तरीके से एनालिसिस कर लिया कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंट फसल के नाम से ज्वार को जाना जाता है। थोड़ा सा वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वीडियो को देख लोगे साथियों तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और 2 से 3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आपको यकीन नहीं आने का, ये प्रश्न नंबर 24 इतने में मैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन टाइप करता जितने में मुझे इस क्वेश्चन को टाइप करने में टाइम लगा था। तो प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में फसल दी गई है और सूची 2 में प्रति हेक्टेयर उसकी उपज दी गई है। आप समझिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 2 कॉलम दी गई है, उसका हमें मिलान करना है। ठीक है साथियों, सूची 1 में फसलें दी गई है और सूची 2 में हमारे उसकी फसल के प्रति हेक्टेयर उपज दी गई है। तो जैसे गन्ना है, गन्ने के जस्ट सामने 200 कुछ नहीं है साथियों, कुंतल है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है। और आपका आलू है 50 कुंतल, इसके सामने लिखा हुआ है
और धान है इसके सामने 25 कुंतल लिखा हुआ है, और बाजरा है इसके सामने 800 कुंतल लिखा हुआ है। तो ये साथियों ये ऐसा पर्सन है, आप जब छोटी क्लास में थे 7th 8th 9th 10th, जब हम बोर्ड परीक्षा देते थे तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो हम क्या करते थे, इस तरीके से कैची गुना ऐसे ऐसे लगाते थे, ऐसे करते थे। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें हमें जैसे कै का मिलान 3 से बी का मिलान इस तरीके से करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी बढ़िया पढ़ लोगे 2 से 3 क्वेश्चन से ही आपका आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब हम इनका मिलान करेंगे। जैसे आपका अगर 1 2 का भी याद होगा तुरंत आप पहचान जाओगे, 1 2 का भी अगर होगा तुरंत आप पहचान जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे 1 2 3 4, तो क्या का ए नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ने की 200 कुंटल प्रति हेक्टर हो ही नहीं सकती। ठीक है साथियों, तो गन्ना है, गन्ना हमारा वजनी है, तो कहीं ना कहीं उसकी उपज जो हमारी ज्यादा होगी, एक कॉमन सेंस आप लगाइए। तो गन्ने का क्या हो जाएगा साथियों, इसमें गन्ने का ये हो जाएगा, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है टाइप करने में बताने में, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो गन्ने की जो उपज है 800 कुंतल प्रति हेक्टर है। और फिर हमारा इसमें जो बात करेंगे खे, खे में हमारा आलू। तो आलू का क्या हो जाएगा साथियों, आलू भी हमारा थोड़ा सा मोटा हो, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑप्शन में देखिए फिर ज्यादा कौन सा उपज बचा हुआ है, तो इसमें 200 कुंतल बचा हुआ है, ये कुछ नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूं। तो आलू का ये हो जाएगा 200 कुंतल। ठीक, तो अब हमें करना क्या है इसमें, ये देखिए हमने कै का 4 लगा लिया और खे का 1 लगा लिया, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है कोई ऑप्शन, हाँ हो रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, और आपका सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे काटिए इन क्वेश्चनों को। अब हमें बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सही हो सकता है, चलो उसको भी देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। अब हमारा गै में बात करते हैं धान। तो धान में क्या है, धान का, धान की जो प्रति हेक्टर की जो उपज है 50 कुंतल प्रति हेक्टर की उपज है। तो 50 कुंतल क्या है इसमें, 50 कुंतल कौन सा ऑप्शन है, गै का 2 हो जाएगा। तो गै का 2 कोई से मारा है आपका, ये तो हमने ये वाले ऑप्शन तो काट दिए थे। तो गै का 2 आ रहा है कोई से में, गै का 2 आ रहा है ये, गै का 2 आ रहा है ये। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका एक ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, ये 4 1 2 3 और 4 1 2 3 बी और डी में लिखा गया है, तो इसमें आप बी और डी को ही मान के चलिए। ठीक है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा मिस्टेक, तो इसमें बी और डी में ही दोनों सेम ऑप्शन है, तो आप या तो बी मान लीजिए या डी मान लीजिए। लेकिन इनका जो प्रति हेक्टर उपज ऐसी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखो गन्ने का जो हो जाएगा आपका 800 कुंटल प्रति हेक्टर, आलू का हो जाएगा 200 कुंटल प्रति हेक्टर, धान का आपका हो जाएगा 50 कुंटल प्रति हेक्टर उपज, और बाजरे का 25 कुंटल प्रति हेक्टर उपज हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से आपका मिलन हो जाएगा। तो कै का हो जाएगा आपका, कै का 4, और खे का आपका 1, गै का आपका 2, और घै का 3। तो ये 41 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी 41 23 हमारा ऑप्शन मारा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन हो गए। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन जैसा मैंने आपको पुटअप किया था, ये अगर आप परीक्षा में जब आप बैठोगे तब भी आपको थोड़ा टाइम लेगा। ऐसे क्वेश्चन टाइम लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन 2 से 3 याद है तो तुरंत कर दोगे, नहीं है तो आपका दिमाग चाट लेंगे ये। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, भारत में विकसित पहले बोने चावल की प्रजाति कौन सी थी। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे अगर पूछता वर्ल्ड की तो उसमें दूसरी वैरायटी हो जाती है, लेकिन ये भारत में पूछ रहा है।
तो भारत में विकसित पहले बोने चावल की प्रजाति ऑप्शन ए IR8, ऑप्शन बी IR21, ऑप्शन सी जया, ऑप्शन डी विजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जया जो धान की प्रजाति है ये बोने किस्म की है और भारत में पहली विकसित प्रजाति थी। अगर वर्ल्ड की बात करते तो IR8 हो जाता। तो प्रश्न नंबर 26 में है संकुल मक्का की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी है। तो संकुल मक्का की प्रति हेक्टर बीज दर पूछी गई है। ऑप्शन ए 10 से 12 केजी, ऑप्शन बी 15 से 18 केजी, ऑप्शन सी 18 से 20 केजी और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 20 से 25 केजी। ये प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर पूछी गई है संकुल मक्का की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 से 20 केजी प्रति हेक्टर की दर से आपका संकुल मक्का की बीज दर लगती है। प्रश्न नंबर 27 प्रति हेक्टर पपीते के बीज की आवश्यकता कितनी है या कितनी पड़ती है। तो प्रति हेक्टर पपीते के बीज की मात्रा पूछी गई है। तो ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 500 ग्राम, ऑप्शन डी 600 ग्राम। तो साथियों इसमें पपीते की जो प्रति हेक्टर बीज की जो मात्रा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500 ग्राम। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी बीकानेर। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी जो संस्थान है जिसको आपको इंग्लिश में सेंट्रल इंटरन साथियों इसके हम इंग्लिश के उसकी मीनिंग की बात कर रहे थे। तो इसमें है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये तो ये कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। उत्तम जेली का पीएच मान होना चाहिए। अगर हम एक मानक होते हैं थोड़ा बहुत 19-20 तो चल जाता है लेकिन जो एक मानक है उत्तम जेली का उसका पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन ए 3.0, ऑप्शन बी 3.2, ऑप्शन सी 3.3, ऑप्शन डी हो जाएगा 3.4। तो उत्तम जेली का जो पीएच मान होता है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.2 उत्तम जेली का पीएच मान माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा है। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम क्या है। टमाटर के जो केचप में जो संरक्षक रसायन जो प्रयोग किया जाता है उस रसायन का नाम क्या है। ऑप्शन ए पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी सेट्रिक एसिड, ऑप्शन डी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो जो केचप में जो यूज होता है वो सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है। मृदा का लाल रंग होने का कारण क्या है। जो मिट्टी का जो लाल रंग है उसका होने का लाल रंग होने का कारण क्या है, किस कारण से वो लाल होती है। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी जैव पदार्थ। तो साथियों इनमें से किसके कारण हमारी जो मृदा है उसका लाल रंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है।
प्रश्न नंबर 32 है, ये आपका डेयरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि डेयरी से रिलेटेड भी आपके सिलेबस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। मुंह पका खुर पका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं MFD, रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका फूड एंड माउथ डिसीज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन सी कवक द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ द्वारा। तो ये खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका विषाणु द्वारा ये होता है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय में दूध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो दुग्ध ज्वर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है गाय में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो साथियों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी के कारण गाय में दुग्ध ज्वर रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, निम्न में से दूध में किसकी कमी रहती है? देखो दूध हम सब पीते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दूध में किन किन की मात्रा होती है और किसकी नहीं होती। बहुत को ये पता भी होगा, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनको आज पता चल रहा होगा। निम्न में से दूध में किसकी कमी रहती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी वसा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप एनालिसिस करके निकालोगे तो आपको 100% निश्चित सफलता मिलेगी। तो दूध में जो कमी रहती है साथियों, लोहा तत्व की कमी रहती है, क्योंकि प्रोटीन भी होता है, पानी की भी मात्रा होती है, वसा की मात्रा भी होता है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करोगे कि ये भी होता है, ये भी होता है और ये नहीं होता, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 की बात कर रहे, तो 35 में क्या पूछा गया है? कोशिकाओं के पावर हाउस का अर्थ होता है। ये मैं आपको बता दूं, जब मैं 10th में था तो उस परीक्षा में भी, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था कि पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोशिकाओं के पावर हाउस का अर्थ होता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी प्लास्टिडस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन मुझे कहां से मिला है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है परीक्षा में। आपने एग्रीकल्चर की बुक पढ़ी होगी, हो सकता है आपको वहां ना मिले क्वेश्चन ये। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है और किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए शैक्षणिक तथा शोध के लिए, ऑप्शन बी वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, ऑप्शन सी वन जीव संरक्षकों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार दिया जाता है, देखो मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण, तो आप सोचिए ये तो हो ही नहीं सकता शैक्षणिक, उपरोक्त सभी वाला भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही इसमें से कट रहे हैं। अब हमें कंफ्यूजन है कि 2-3, मतलब बी और सी में ही कंफ्यूजन है कि किसको दिया जाएगा। तो 50-50 में जहां तक कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चनों के ऑप्शन से किया कीजिए। अगर मान लिया जो सटीक आंसर सही पता तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी का नहीं पता तो उसका ऑप्शन पहले निकाला कीजिए कि ये नहीं हो सकता, उसको हटाइए।
तो हमें BC में 50% का आपका चांस होगा। तो 50% में अगर पहुंचोगे तो आप रिस्क लोगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको सफलता मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी स्टेट बैंक, ऑप्शन सी ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी भूमि विकास बैंक। अब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तो सभी आंख मीच के नाबार्ड पर लगाएंगे, जबकि नाबार्ड इसका गलत आंसर है, क्योंकि नाबार्ड का काम दूसरा है और इसका जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये काम दूसरा है। तो किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इनमें से किससे है? ये जो आपका क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से लिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं और इसका भी अर्थ मीनिंग वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी व्यापार से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी बैंकों से। तो कॉमन सेंस लगाइए साथियों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सोचिए कि हम परीक्षा किस लेवल की दे रहे हैं, किस डिपार्टमेंट की दे रहे हैं। तो सोचिए कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आंख मीच के भी लगाओगे। हम एग्रीकल्चर की परीक्षा दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का ही ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। जो कृषि जो आती है हमारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यही उसने पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाने वाली जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। मेरा जो आपका माध्यम यही है पढ़ाने का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जामिनर इस लेवल के क्वेश्चन देता है या हमें जो क्वेश्चन का जो आंसर इस तरीके से भी निकाल लेना चाहिए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब देखो नाबार्ड का जो आपको मैं बता रहा था कि नाबार्ड करेंगे बच्चे, अब नाबार्ड का इससे रिलेटेड मैंने इसलिए प्रश्न रखा था ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया था नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, ऑप्शन बी राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, ऑप्शन सी पूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड के जो ये तीनों ही कार्य हैं, कौन कौन से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, फिर राज्य सरकार को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुण्य वित्तीय संस्था के रूप में काम करना। ठीक, तो ऋण तो ये देगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऋण नहीं देगा नाबार्ड बैंक। वो कौन सा देगा, वो अभी जो मैं बात कर रहा था ऊपर, एक बार हम आपको फिर उस बैंक उसको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। ये क्या है इसका, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। देखो आपका जो क्वेश्चन आपके इस बार पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और उसका जो टाइम रखा हुआ है आपका 120 मिनट का रखा है। तो ये आपका इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है तो कम से कम मुझे तो 60 मिनट तो चाहिए ना आपको बताने के लिए, आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई कि मैं आपको इसको 30 मिनट और 35 मिनट में खत्म कर दूंगा। 60 मिनट भी ना लूं तो कम से कम 55-50 मिनट तो चाहिए। तो प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? समझिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। ये राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति का किससे
संबंधित है? तो ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी संपूर्ण कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन सी खाद्यान्न से, ऑप्शन डी दालें से। तो जैसा प्रश्न में पूछा है राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति जो संबंधित है वो किससे है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संपूर्ण कृषि क्षेत्र से इसका संबंध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 में क्या पूछा गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो लिया गया है, जब हमारा मौसम खराब होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि मानसून है, तो मानसून ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाइयों। हॉर्टिकल्चर किस शब्द का लिया हुआ है, एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया है, आपका एंटमोलॉजी, इस तरीके के क्वेश्चन एक से कम एक क्वेश्चन की आने की संभावना रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें यही पूछा गया है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी अरेबिक भाषा, ऑप्शन सी स्पेनिश भाषा, ऑप्शन डी ग्रीक भाषा। तो जो मानसून जो शब्द लिया गया है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरेबिक भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, मानसून शब्द होगा आपका अरेबिक भाषा का, और एक होता है मेट्रोलॉजी। तो जो मेट्रोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 42। ये हमारा फिर डेयरी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है? तो जो पश्मीना है, ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी याक। तो साथियों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। पश्मीना जो है बकरी से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? तो प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया है पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है। ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी वाष्पो उत्सर्जन। तो सीधी सी बात है, जब हमारा पौधा जो मुरझाएगा तो उसमें किसकी कमी के कारण होगा? जब हमारे पौधे को पानी ही नहीं मिलेगा, पानी वो सूख जाएगा, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ये आपने 10वीं में आपने पढ़ा होगा, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन वाला, वो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो पौधे में अगर नमी बनी रहेगी तो पौधा रहेगा। अब पौधे में जैसे नमी खत्म हो जाएगी तो पौधा खत्म। तो नमी जब खत्म होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है ऐसी कंडीशन को। प्रश्न नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 में क्या है? भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में बोलना क्या है साथियों। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए 1981, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1985, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको जो अब नया रूप जो दिया गया है ये 2016 में दिया गया है। और किस नाम से दिया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से इसको फिर से दोबारा से नाम दे दिया गया है। लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? वो की गई थी आपका 1985 में। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। देखो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि क्वेश्चन का एनालिसिस हो या आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न नंबर 45। आरा मक्खी किस फसल का प्रमुख कीट है? तो आरा मक्खी जो ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी मसूर, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी धान। तो साथियों इसमें जो आरा मक्खी जो संबंधित है
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों का जो प्रमुख कीट है आरा मक्खी। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46 में क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? देख लो साथियों। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसा था, ये तो क्वेश्चन ना तो एग्रीकल्चर का लग रहा और नहीं, अरे उसमें पूछा है कि 20 नंबर आपका यूपी से पूछेगा, तो यूपी से ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछेगा वो। क्या कब कहां घटित हुआ था, कुछ एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ लेगा यूपी में। तो ये मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने डाल दिया। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी रामपुर, ऑप्शन नंबर सी रायबरेली, ऑप्शन नंबर डी अमेठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? अब देखो ये भी आपको कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। भाई आप किस प्रदेश में रह रहे हो? उत्तर प्रदेश में। और किस प्रदेश की परीक्षा दे रहे हो? उत्तर प्रदेश की। और कैसा क्वेश्चन पूछा गया? ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछ लिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जहां के क्षेत्र में रह रहे हो वहीं का आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा के चक्कर में फिर हमें एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैं बात किसकी कर रहा था भाई, एजीटीए की जो भर्ती कहां निकली हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका राइट आंसर भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षारीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से कहते हैं। देखो साथियों मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा मतलब मृदा से रिलेटेड या सोयल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन काफी पुटअप हो रहे हैं। तो मैंने जो सिलेबस देखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन पुटअप करा रहा हूँ। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चनों की मात्रा इसमें बढ़ाई है। तो नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से कहते हैं, ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी ए और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों नवीनतम जो जलोढ़ मृदा है उसको इन दोनों ही नाम से जाना जाता है, बांगर और खादर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए भी है और बी भी है, तो इसका ये हो जाएगा एक और दोनों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। देखो आप बोलते हैं कि मैथ नहीं आता, नहीं आता है मैथ भी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना क्या होगा, या कोई मतलब आप टाइम एंड वर्क से कुछ इस तरीके से पूछ लेगा, लेकिन वो पूछता है मैथ की कैलकुलेशन में ही, लेकिन पूछेगा आपके टॉपिक से ही। जैसे ये पूछा है आपका क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 49 में, ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया है 40 किलोग्राम वाली कोई भैंस है जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, उसे कितने रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? तो साथियों 40 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है उसे रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 3.5 kg, ऑप्शन बी 4.5 kg, ऑप्शन डी 5.5 kg, ऑप्शन डी 6.5 kg। तो मैं इसमें आपको मैं बताऊं, आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5.5 kg की रातब की उसको जरूरत होगी। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर लेते हैं, जैसे मान लिया अगर 3 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर गाय दूध देती है तो उसको 1 kg दाना देना होगा रातब। मतलब अगर भैंस 2.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर दूध देती है तो उसको आपको 1 kg रातब देना होगा। तो 1 kg की मैंने बता दी, अगर मतलब गाय 3 लीटर देगी जब आपको 1 kg रातब देना होगा, और भैंस अगर 2.5 लीटर देगी तब आपको 1 लीटर देना होगा।
प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करनाल में स्थित है। एक साथियों मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, इक्रिसेट का जो मैंने नाम लिया था ये कहां पर स्थित है? तो ये हमारे प्यारे भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसका जो मैं फुल फॉर्म बता रहा था, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एराइड ट्रॉपिक्स, और ये हैदराबाद में स्थित है। तो उसमें मैंने सेमी छोड़ दिया था, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे ये बताना अंत में कि आपका इन 50 क्वेश्चन में से कितना राइट हुआ है। और साथियों आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में बने रहे, और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक पेज हुआ, इंस्टाग्राम, जो भी हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दीजिए। क्योंकि हमारे भाई बहन जिनको ऐसे टॉपिक, ऐसे वीडियो की जरूरत है, तो उन तक ये अवश्य पहुंचना चाहिए। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, इसको जितना आप इसका प्रचार प्रसार करोगे उतना ही उसका आपको बेनिफिट मिलता है। कभी आप सोचो कि मैंने पढ़ लिया, ये मेरे तक सीमित हो, तो ये गलत बात है आपकी। अगर ऐसे मैं सोचता तो आपको ये वीडियो नहीं बना के देता। क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और इस प्रैक्टिस सेट से आप अंदाजा भी लगा सकते हो। क्योंकि मेरा जो टारगेट यही था कि आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाए, उसमें जो 100% आपके जो 100% आएंगे 120 मिनट में, उसी के हिसाब से आपको कराया जाए। लेकिन मेरी भी एक समय सीमा है, टाइम का अभाव है। इस वीडियो में आपको मैं 85 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया, और अगली वीडियो में चाहूंगा कि आपको नेक्स्ट इससे जो 50 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, जिसमें से अभी 15 क्वेश्चन मैं एग्रीकल्चर के पुटअप करूंगा, और आपका 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के पुटअप करूंगा, और 20 क्वेश्चन में आपके यूपी स्पेशल से रिलेटेड पुटअप करूंगा। तो आशा करता हूं कि अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और टाइम भी मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको जो मुझे टाइम मिलना चाहिए, जो आपको टाइम मिलना चाहिए, उसी के अंतर्गत आपको इतना मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।